चौथी शताब्दी ईस्वी में मगध में एक नए राजवंश की स्थापना हुई। ये साम्राज्य थी गुप्त साम्राज्य। हालांकि उनका साम्राज्य मौर्यों जितना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस काल को प्राचीन भारत का शास्त्रीय युग या स्वर्ण युग कहा जाता है, और ये शायद भारतीय इतिहास का ये सबसे समृद्ध युग था। तो आज के क्लास में हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। तो सिंपल सी बात है कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो फिर हमारे सीरियस कैंडिडेट्स जो अपनी तैयारी को एकदम 100% करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि इसके बाद गुप्त साम्राज्य का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं बनेगा, और ये मेरी गारंटी है। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 319 ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना गुप्त नाम के एक व्यक्ति ने किया, और उसने महाराजा की उपाधि धारण की। गुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच राजा बना, और उसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। तो ये तो शुरुआत के राजा थे, लेकिन इसके बाद गुप्त साम्राज्य के बहुत सारे महान राजा हुए। एक एक कर हम उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले है चंद्रगुप्त प्रथम। वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था। उन्होंने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और इस विवाह के बाद उन्हें अपार शक्ति, संसाधन और प्रतिष्ठा मिली। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से उपजाऊ गंगा घाटी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 319 से 20 ईस्वी में गुप्त युग की शुरुआत की। सोने के सिक्के जो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए, उसे कुमार देवी प्रकार का माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का अगला सम्राट समुद्रगुप्त बनता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महान राजा था। उसके शासनकाल का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, जिसे उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। गंगा घाटी और मध्य भारत में समुद्रगुप्त ने पराजित राजाओं के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, लेकिन दक्षिण भारत में वो केवल जीत से ही संतुष्ट रहा और पराजित शासकों के क्षेत्रों पर कब्जा नहीं किया। एक मशहूर इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा। उन्होंने पूरे भारत के अधिकांश भाग को राजनीतिक रूप से एकीकृत कर दिया था। समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की हैं, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि उन्होंने कविराज यानी कवियों के राजा की उपाधि धारण की। साथ ही उन्होंने परम भागवत, अश्वमेध पराक्रम, विक्रम और सर्वराजोछेत्ता की उपाधि धारण की। सर्वराजोछेत्ता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, इसकी उपाधि रखने वाला एकमात्र गुप्त शासक समुद्रगुप्त ही था। सोने के सिक्कों के प्रकार जो समुद्रगुप्त ने जारी करवाए वे थे गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी यानी तीरंदाज प्रकार, कुल्हाड़ी प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्रहरण यानी बाघ को मारने वाला प्रकार, वीणा वादन यानी वीणा बजाने वाला प्रकार। इसके साथ ये भी याद रखिए कि समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानते थे। समुद्रगुप्त के बाद कौन राजा बने, इसके लिए एक कहानी सुनिए। विशाख दत्त ने एक बुक लिखी, देवी चंद्रगुप्त, और इसके अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त ने शासन किया। लेकिन रामगुप्त ने बहुत कम समय तक शासन किया। वो तांबे के सिक्के जारी करने वाला एकमात्र गुप्त शासक था। वो एक कायर और नपुंसक राजा था, जिसने शक आक्रमण को रोकने के लिए अपनी रानी ध्रुव देवी को शकों को सौंप दिया। लेकिन राजा के छोटे भाई राजकुमार चंद्रगुप्त द्वितीय रानी के वेश में दुश्मन के शिविर में घुस गए ताकि वो दुश्मन को मार सके। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय शक शासक को मारने में सफल रहा। वापस आने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने डरपोक राजा रामगुप्त को भी मार दिया और उसकी विधवा ध्रुव देवी से विवाह भी किया। इस तरीके से गुप्त वंश का अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बन गया। तो चलिए अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में समझते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक गठबंधनों और विजयों के माध्यम से अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने नाग वंश के कुबेरनाग से विवाह किया और अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटक कौन थे, इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। उन्होंने पश्चिमी भारत में शक शासन को समाप्त कर दिया और इसके बाद गुप्त साम्राज्य अरब सागर तक फैल गया। उन्होंने शकों पर विजय की स्मृति में चांदी के सिक्के जारी किए। वे चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक थे। उन्होंने सकारी और विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की।
इसके साथ ही उन्होंने देवगुप्त, देवराज, देवश्री, परम भागवत, नरेंद्र चंद्र और सिंह विक्रम की उपाधि भी धारण की। उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बनाया था। चीनी तीर्थयात्री फाहियान के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया था और उनके समय के सोने के सिक्कों के मूल प्रकार थे अश्वरोही प्रकार, छत्रधारी प्रकार और चक्र विक्रम प्रकार। उनके दरबार में 9 रत्न थे और सभी नवरत्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। उनके दरबार के सबसे पहले रत्न तो कालिदास थे, जिन्होंने ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम नामक कविताएं लिखी और मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम जैसे नाटक लिखे। उनके दरबार के दूसरे रत्न अमर सिंह थे, जिन्होंने अमर सिंह कोश लिखा था। उनके दरबार के तीसरे रत्न थे धन्वंतरी, जिन्होंने एक औषधि ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम है नवनीतकम। वराहमिहिर, जिन्होंने पंच सिद्धांतक, वृहद संहिता, वृहद जातक, लघु जातक जैसी पुस्तकें लिखी, वे भी इनके नवरत्नों में से थे। अरारुचि, जिन्होंने वर्तिका नामक एक किताब लिखी जो पाणिनि की किताब अष्टाध्यायी की एक टिप्पणी ग्रंथ है, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में थे। इनके अलावे घटकरण, क्षप्रणक, वेलभट और शंकु भी इनके नवरत्नों में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के इन नवरत्नों के नाम आप जरूर ध्यान में रखिए। अब गुप्त वंश के अगले शासक कुमारगुप्त प्रथम की बात करते हैं। कुमारगुप्त प्रथम वही राजा है जिन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना की, जो शिक्षा के एक महान केंद्र के रूप में विकसित हुआ। कुमारगुप्त भगवान कार्तिकेय के उपासक थे। उन्होंने जो उपाधियां धारण की वे हैं महेंद्रादित्य, महेंद्र सिंह और अश्वमेध महेंद्र। कुमारगुप्त प्रथम के बाद उनके बेटे स्कंदगुप्त गुप्त वंश के अंतिम महान शासक बने। स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान ही गुप्त साम्राज्य पर हुनों ने आक्रमण किया था, जिसको हराने में वे सफल रहे। उन्होंने हुनों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि ली। इसके अलावे उन्होंने क्रमादित्य, परम भागवत, देवराज और शार्करुक्मा की भी उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त की मृत्यु के तुरंत बाद गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उनके बाद पुरगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त और कुमारगुप्त तृतीय शासक बने। और अंत में एक बात याद रखिए कि विष्णुगुप्त चंद्रादित्य गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। इसके बाद 3वीं से 5वीं शताब्दी के बीच वाकाटक ने शासन किया। इनके बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। इन्होंने सातवाहनों के पतन के बाद और चालुक्यों के उदय से पहले दक्कन और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर अपना प्रभुत्व कायम रखा था। इस राजवंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक उनके बेटे प्रवरसेन प्रथम थे। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। उनकी मृत्यु होने के बाद ये साम्राज्य 2 भागों में बंट गया, जिसके उत्तरी शाखा को रुद्रसेन प्रथम ने संभाला, जो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। रुद्रसेन प्रथम के बाद पृथ्वीसेन प्रथम ने शासन किया और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से ही किया था, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पृथ्वीसेन प्रथम के बाद उनके पुत्र रुद्रसेन द्वितीय, जो प्रभावती गुप्ता के पति थे, उन्होंने शासन किया। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। दिवाकर सेन और दामोदर सेन उनके बेटे थे, जो अभी बहुत छोटे थे, तो प्रभावती गुप्ता ने अपने पुत्र के संरक्षक के रूप में शासन किया। बाद में दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से शासक बने और इन्हीं प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी लिपि में सेतुबंध या रावणहो काव्य की रचना की। तो वाकाटक के बारे में इतना ही आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ हमने गुप्त साम्राज्य के सभी इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ लिया और वाकाटक के बारे में भी जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो जल्दी से एक लाइक दीजिए। और आगे हम अभी उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की बात करते हैं। गुप्त वंश का प्रशासन उतना सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत नहीं था। इसमें खुद से शासित होने वाले जनजातियों और सहायक राज्यों का एक ग्रुप था, जिनके चीफ या मुखिया इस साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। गुप्त राजाओं ने अपने विशाल साम्राज्य और शाही पद के अनुरूप महाधिराज, सम्राट, एकाधिराज और चक्रवर्ती जैसी ऊंची ऊंची उपाधियां धारण की और इन सहायक राज्यों के मुखिया को अपने अधीन रखा। अगर हम गुप्त साम्राज्य के उच्च अधिकारियों की बात करें, तो इसमें कुमारामात्य सबसे बड़े अधिकारी थे।
मंत्री, सेनापति, महादंडनायक जो सूचना मंत्री होते थे, और संधि विग्रहिक जो शांति और युद्ध के मंत्री होते थे, इन सब को कुमारामात्य ही चुनते थे। संधि विग्रहिक का पद सबसे पहले समुद्रगुप्त ने शुरू किया और हरिसेन सबसे पहले संधि विग्रहिक थे। इन सब के अलावे शाही महल के मुख्य द्वारपाल को महाप्रतिहारी, पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक, धार्मिक मामलों के मुख्य अधिकारी को विनय स्थितिष्ठपक, हाथी सेना के प्रमुख को महापीलुपति और घुड़सवार सेना के प्रमुख को महाश्वपति कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में सबसे निचली प्रशासनिक इकाई थी ग्राम और उसके मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। इसके ऊपर की इकाई थी शहर, जिसे वीथिका या नगर कहते हैं, और उसके मुखिया को नगरपति या पुरपाल कहा जाता था। इसके ऊपर की प्रशासनिक इकाई थी जिला, जिसे विषय कहते थे, और उसके मुखिया को विषयपति या आयुक्त कहते थे। और सबसे ऊपर की प्रशासनिक इकाई थी प्रांत, जिसे भुक्ति या भोग कहते थे, और उसके मुखिया को उपरीका या भोगपति कहते थे। शहर का प्रशासन एक परिषद के हाथ में था, जिसे पौरक कहा जाता था। इस परिषद में नगर निगम के अध्यक्ष, व्यापारियों के संघ के मुख्य प्रतिनिधि, कारीगरों के प्रतिनिधि और मुख्य लेखाकार शामिल थे। गुप्त काल में सेना का संगठन सामंती था, यानी राजा अपनी सेना के लिए अलग अलग मुखिया पर निर्भर था, लेकिन सम्राट के पास एक बड़ी स्थायी सेना भी थी। गुप्त काल के दौरान सेना को जब भी ग्रामीण इलाकों से गुजरना होता था तो उसे लोगों द्वारा खिलाया जाता था। इस टैक्स को सेना भक्त कहा जाता था। शाही सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए ग्रामीणों को जबरन श्रम भी करना पड़ता था, जिसे विष्टि कहा जाता था। अब हम गुप्त काल की सामाजिक स्थिति को समझते हैं। इस समय भारत की पुरानी वर्ण व्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिलता है। इस समय शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। उन्हें महाकाव्यों और पुराणों को सुनने और कृष्ण नामक एक नए देवता की पूजा करने की अनुमति थी। 3री शताब्दी के आसपास से अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की प्रथा तेज हो गई और उनकी संख्या में भी बहुत वृद्धि देखने को मिली। इस काल में महिलाओं की स्थिति और भी खराब हो गई। बहुविवाह यानी एक मर्द बहुत सारी पत्नियां रख सकता था, ये आम बात थी। इस समय कम उम्र में विवाह की वकालत की गई। साथ ही सती प्रथा का पहला उदाहरण भी गुप्त काल से मिलता है। महिलाओं को विवाह के समय जो स्त्रीधन मिलता था, यानी जो आभूषण और वस्त्र मिलता था, उसको छोड़कर संपत्ति का कोई भी अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के अर्थव्यवस्था की। गुप्त राजा मुख्य रूप से भूमि राजस्व पर निर्भर थे, जो उपज का 1/4 से 1/6 तक होता था। गुप्त साम्राज्य में सारी भूमि का मालिक और स्वामी राज्य ही था। सारी जमीनें राजा के अधीन थी। उस समय भूमि 5 तरह की हुआ करती थी। सबसे पहली थी क्षेत्र भूमि, जो खेती योग्य भूमि थी। दूसरी भूमि की प्रकार थी खिला, जो बंजर भूमि को कहते थे। तीसरी भूमि की प्रकार थी वास्तु भूमि, जो रहने योग्य भूमि को कहते थे। चौथी थी चरागाह भूमि और 5वीं थी अप्रहता भूमि, जो वन भूमि को कहते थे। पुस्तपाल नाम का एक अधिकारी राज्य में सभी भूमि लेन देन का रिकॉर्ड रखता था। गुप्तों ने प्राचीन भारत में सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन सोने की मात्रा के मामले में गुप्त सिक्के कुषाण सिक्कों जितने शुद्ध नहीं थे। उन्होंने लोकल एक्सचेंज के लिए चांदी के सिक्के भी जारी किए। अगर हम टैक्स को देखें तो गुप्त काल में 4 प्रमुख टैक्स थे। एक टैक्स थी भगा टैक्स। ये राजा का प्रथागत हिस्सा था, जो आमतौर पर उपज का 1/6 भाग होता था, जिसका भुगतान सभी किसानों द्वारा किया जाता था। दूसरी टैक्स थी भोग, जिसमें फल, जलावन की लकड़ी, फूल वगैरह की आपूर्ति जो ग्रामीणों को राजा को देनी होती थी। तीसरी टैक्स वाली थी। मूल रूप से ये लोगों द्वारा राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक टैक्स था, जिसे लोग अपनी इच्छा से राजा को देते थे, लेकिन बाद में ये टैक्स अनिवार्य हो गया। और चौथी थी उपरी कर, जो सभी लोगों पर लगाया जाने वाला एक एक्स्ट्रा टैक्स था। तो ये सारे टैक्स के नाम आप तैयार कर लीजिए। अब हम गुप्त काल के संस्कृति की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम उनकी वास्तुकला को समझेंगे। गुप्त काल की वास्तुकला को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला है चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। महाराष्ट्र में स्थित अजंता और एलोरा समूह और मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफा, ये सब गुप्त काल के समय ही बनाए गए। वास्तुकला की दूसरी भाग है संरचनात्मक मंदिर।
उत्तर प्रदेश के देवगढ़ का दशावतार मंदिर, मध्य प्रदेश के भूमरा का शिव मंदिर, विष्णु और कंकाली मंदिर, ये सभी गुप्त काल के ही मंदिर हैं। वास्तुकला का तीसरा श्रेणी है स्तूप। सिंध का मीरपुर खास का स्तूप, सारनाथ के धम्मेक का स्तूप और उड़ीसा के रत्नागिरी का स्तूप, ये सभी गुप्त काल के वास्तुकला की पहचान है। नागर शैली यानी शिखर शैली को विकसित करने वाले गुप्त वंश के शासक ही थे। गर्भगृह वाली मंदिर, जिसमें गर्भगृह में ही भगवान की छवि रखी जाती है, इसकी शुरुआत भी गुप्तों ने ही किया। विष्णु, शिव और दूसरे देवताओं की मूर्तियां हमें गुप्त काल से ही मिलनी शुरू हुई है। सारनाथ की बैठी हुई बुद्ध की मूर्ति, जिसमें बुद्ध को धम्म का उपदेश देते हुए दर्शाया गया है, ये भगवान बुद्ध के मूर्तियों में सर्वोत्तम है और ये भी गुप्त काल में ही बनाया गया था। तो ये हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ा। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का शास्त्रीय युग या स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आखिर क्या सच है? क्या ये सच में स्वर्ण युग थी? आइए इसको समझते हैं। कुछ इतिहासकार जो कहते हैं कि ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था, वे तर्क देते हैं कि इस काल में राजनीतिक इकाइयां थी, विदेशी शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया था और शांति और समृद्धि कायम थी। साथ ही सरकार हल्के टैक्स लेती थी, सजा हल्की थी। इसके साथ ही हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, लेकिन बाकी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता थी। इस अवधि के दौरान संस्कृत का उपयोग विकसित हुआ और कला और साहित्य का विकास हुआ। इस अवधि के दौरान कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महान व्यक्ति रहते थे। तो इन सभी कारणों से वे कहते हैं कि ये स्वर्ण युग था। लेकिन जो इतिहासकार इसे स्वर्ण युग नहीं मानते थे, उनका कहना था कि इस समय बहुत सारे सामंत थे और इस कारण सामंती तत्वों जैसे भूमि अनुदान में वृद्धि, दासता का विकास हुआ। साथ ही वे कहते हैं कि चूंकि राजा सामंतों पर आश्रित थे, इसलिए साम्राज्य में बड़ी केंद्रीय सेना और नौकरशाही का अभाव था। इस काल में व्यापार और गिल्ड का पतन भी होता है, शहरी केंद्रों का भी पतन होता है, वर्ण भेद और सामाजिक अव्यवस्था में वृद्धि होती है और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है। इसलिए इसे स्वर्ण युग नहीं कह सकते। हालांकि इसमें आपको दोनों पक्ष को समझना है और प्रश्न पूछे जाने पर अपने हिसाब से जवाब देना है। तो आप इसके पक्ष और विपक्ष दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पर बढ़े। और मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। कर्ण वंश, सातवाहन, कुषाण, चोल, चेरा और पंड्या वंश जैसे टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं, जिनको तैयार करने के बाद 3 से 5 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। मौर्योत्तर काल के ये टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में पढ़ा है, तो ये एक मस्ट वॉच क्लास है आप सभी के लिए। तो आप सभी जो मेरे से जुड़े हैं, जिन्हें अपनी तैयारी इतनी बेहतरीन करनी है कि अगला रिजल्ट उनका हो, तो वो इस क्लास को जरूर देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्लासेस एक जगह बहुत कम ही मिलते हैं। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे जुड़ जाएं और आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। आप सभी को तैयारी के लिए शुभकामनाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।